एग्जामिनेशन इंश्योरेंस सेक्टर। तो फाइनेंशियल एग्जाम्स को किस तरह से टारगेट करना चाहिए, उनका पैटर्न क्या है, हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। Definitely, Betty, we'll start. We are focusing more on banking and financial sector only today. We'll be having other sessions coming for SSC and all that. So just to begin with the basic stuff on what examination would look like, कौन सी jobs हम target कर सकते हैं. A small introduction. What I expect from each of you that probably you will be putting up your queries along with it. आपके जो inputs हैं, I'll be definitely looking down to the chat box and will keep answering each of your queries at every stage of time. ठीक है? So keep putting up your answer. Let's make this session more interactive, more two-way communication. So to begin with, if I need to understand कि मेरे पास किस तरह से एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन से डिफरेंट एग्जाम्स हैं, आई वुड से अगर मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को देखूं तो मैं उसको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक बच्चे मेरे जो पीएसयूज हैं बैंकिंग सेक्टर में, जितने भी बैंक्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली दो तरह के एग्जाम्स फिलहाल कंडक्ट हो रहे हैं। एक आईपीपीएस कंडक्ट कर रहा है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सर्विसेज, और एसबीआई जो है वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनके अलावा और एग्जाम्स नहीं है, बट मेजर लेवल पे अगर जाऊं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हेन टारगेटिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर वो इन्हीं दो एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। अब आईपीपीएस और एसबीआई दोनों अपनी तीन तरह की पोस्ट निकाल रहे हैं हर साल। एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें हम लिटिल श्योर होते हैं विद द कैलेंडर कि definitely every year they have to come with vacancies. So if I look down to the last so many years, every year they are coming up with thousands of vacancies at clerical level, PO, probationary officer, जहां पर हम कहते हैं if I want to start my career as an assistant manager, definitely बेटे उसके लिए जो पेपर होता है that is probationary officer, और एक थर्ड पेपर ये लोग हर साल अपना निकाल रहे हैं that is specialist officer. स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फील्ड होती है। जैसे अगर आप में से कोई आईटी बैकग्राउंड का है, जैसे सपोज किसी ने बीटेक सीएससी किया है या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या एमसीए किया हुआ है, तो एज आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट। देन वी हैव सर्टेन पीपल फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, सो दे कैन अप्लाई फॉर लॉ ऑफिसर। देन वील हैव सर्टेन पीपल फ्रॉम एमबीए बैकग्राउंड, दे कैन अप्लाई फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल जॉब्स। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ है स्टूडेंट, तो एएफओ के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है ये अलग से निकाली जाती है और इनका अलग से एग्जाम होता है। फाइन। प्रिपरेशन लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरह से एग्जाम का स्ट्रक्चर, आई विल कम बैक टू इट 2 मिनट्स लेटर। बट बेसिकली बैंकिंग में ये तीन मेजर एग्जाम्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा बच्चे, हमारे पास एक रीजनल रूरल बैंक्स के एग्जाम्स होते हैं जो बेसिकली आईपीपीएस ही कंडक्ट करता है। हर स्टेट के अंदर अपने कुछ बैंक्स हैं जो रीजनल रूरल लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए अलग से पेपर कंडक्ट किया जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आरबीआई का पेपर आता है फॉर असिस्टेंस एंड स्केल 2, उसके एग्जाम्स होते हैं। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो स्टेट लेवल पे अपने तरफ से एग्जाम्स निकालते हैं। सो ऑब्वियसली वी कैन टारगेट दैट आल्सो। SBI PO अख्तर, इस पर ही जो नोटिफिकेशन आया, they have come with almost 2000 vacancies. They could probably finally increase that vacancies also, but as far as the current notification is concerned, across the India we had 2000 vacancies. Probably because of COVID this year the number of vacancies has decreased, but on an average if you look down to probationary officer, SBI and IPPS normally come with like 7 to 8000 vacancies every year. इस साल mergers भी हुए हैं तो उसकी वजह से भी कुछ vacancies कम रही, but definitely we are expecting a better response of vacancies both for SBI and HPPS in the coming year. So अगर हम next financial year को देखें, because इस साल का कैलेंडर तो almost अब complete हो चुका है, the dates have gone. अगर मैं next अब preparation कर रहा हूं तो definitely मेरा purpose जो होगा would be targeting more of recruitments for next year. So definitely we'll have ample of vacancies coming up. उसका एक और कारण मैं हमेशा बोल रहा हूं, इस साल कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिक्रूटमेंट रोक दी। बट प्रैक्टिकली बेटे हम सबको पता है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट सेक्टर, रिटायरमेंट का अपना एक फिक्स्ड एज है। सो लॉजिकली जितनी रिटायरमेंट होगी उनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए उनको रेसिप्रोकेटरी उतनी रिक्रूटमेंट भी करना है। अब इस साल का जो गैप क्रिएट हुआ है, लेट्स एक्सपेक्ट कि वो नेक्स्ट ईयर उसको कंप्लीट करेंगे। सो अगर कोई बच्चा अभी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, we are definitely expecting a boom in this industry
वैसे भी हम सबको पता है गवर्नमेंट इज डेफिनेटली देयर टू increase the opportunity level of the job opportunities in our country. हम सब unemployment की बात करें, every newspaper, everybody is talking about it. Now, government is very firm. The moment this COVID is over, they want to revive this economy. And one of the first step probably they're going to take to revive this economy is get a boost in the employment opportunities. और गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा बूस्ट कैसे लाएगी? जब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में रिक्रूटमेंट निकालेगी। तुषार, अभी तक नेक्स्ट ईयर का वैकेंसी का टाइम टेबल नहीं आया बच्चे, बिकॉज प्रोबेबली कोविड की वजह से चीजें बहुत डिलेड हैं। बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज, अगर आप सीजीएल की बात करोगे, सो प्रोबेबली दे आर गोना कम विद देयर नोटिफिकेशन इन नेक्स्ट 1 मंथ। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूंगा तो बच्चे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज फ्रॉम जून जुलाई टिल अक्टूबर एंड नवंबर, I would say they have to come with almost every vacancy. So whether it is IPPS, whether it is SBI, they would definitely come with their clerical post, probationary officer post, regional rural banks. Everybody has to come with a vacancy. So definitely, if you are associated with Career Launcher, आप हमारे किसी भी चैनल पे हो, whether you are in our Telegram group or you are associated in our aspiration account or anywhere, we keep updating for all the vacancies. But what I can guarantee you right now is definitely a boom in this sector in next financial year, probably after March. I'm not expecting too much to happen till March because probably vaccination is going to come in next 2-3 months. The economic structure is going to be revived after the budget. So probably our finance minister is going to come with much more allocations of money for the government sector. So we can definitely expect huge amount of vacancies coming up in the next financial year. So if you have not started preparing by now, I personally believe a good preparation would need 4 to 5 months, 6 months of preparation. Start preparing so that when the examinations would come up, you are thoroughly prepared and you are definitely the best in competition. Fine. So other sector that I would probably be talking here is insurance sector. I don't know, but हम लोग banking ही हमेशा बात करते हैं. Definitely, but if I look down, insurance sector is definitely a good option. बेटे एसबीआई में एओ की पोस्ट नहीं होती है, एलआईसी में होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। आई एम नॉट 100% श्योर बट आई डोंट थिंक दिस एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है एओ। आई होप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। डेफिनेटली राम, आई एम कमिंग आउट टू इट के व्हाट वुड बी द टिप्स फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड प्री को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। बट एज फार एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर कंसर्न, जो परमानेंट जॉब की बात हो रही है, हम लोग बेटे गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयूज को टारगेट इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर मोर ऑफ स्टेबल जॉब्स। यहाँ पे आई वुड से लेऑफ्स बहुत कम है, उतना टारगेट ओरिएंटेड जॉब नहीं है जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स में है। सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ टारगेटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंकिंग सेक्टर इज कि हमारी जॉब्स बहुत स्टेबल है, परमानेंट है, हमें डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स लिए जाते हैं। लेट्स से अगर मैं सैलरीज की बात करूं तो हम सबको पता है बेटे यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हाई है। पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम 7 lakhs टू ऑलमोस्ट 12 lakhs एज अ बिगनिंग। तो अब जब ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हो, ये वेरिएशन रहता है डिपेंडिंग अपॉन बैंक एंड द सिटी, बिकॉज उसमें एचआरए और डीआरए का फर्क पड़ता रहता है। That is one thing, that the salary packages in the beginning is decent enough, good enough to begin up your career. Plus, definitely all the benefits of public sector undertakings would be there for you guys. Fine. So that means job permanent रहेगा, आपको house rent allowance मिलेगा, आपको medical benefits मिलेंगे, traveling allowance मिलेगा, everything would be there. So you'll be taken as a permanent employee of that public sector undertakings, banks and everything. Tushar, I'm not 100% clear about the apprentice job. What kind of apprentice is dependent upon that, bache? So I'll definitely would cross check that. Fine. Okay. Chalo. So any other query, you can definitely keep posting me. I am moving forward a little bit so that we can move little more fast now. So just try to shortlist one of the major examinations here, जो हम target कर सकते हैं। मैं भी के लिए बेटे कुछ एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हमारे ऑन हैं, कुछ लोग ऑलरेडी आई होप प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर स्टिल नॉट ग्रेजुएट एंड प्रोबेबली वुड बी ग्रेजुएटिंग इन नेक्स्ट 4 to 5 months, आई बिलीव दैट इज वन एरिया दैट यू कुड बी टारगेटिंग, बिकॉज आप लोगों के लिए जो एग्जाम्स हैं वो जून ऑनवर्ड आने शुरू हो जाएंगे।
Most of the examination when I'm targeting banking or insurance would be looking forward for graduation. Age majority जगह पे बेटे 20 to 28 है, where I would say is 28 for all clerical jobs and 30 is the age limit they have set for most of the officer cadre jobs. So whether it is a probationary officer or a specialist officer, you probably would have to apply before the age of completion of 30. Comfortable? Almost every examination would come a pattern of preliminaries and mains, and definitely interviews would be there for all officer cadre of jobs. Fine. So basic reading habits वगैरह सब कुछ important रहेगा, that would be there. Comfortable? अब बात स्टार्ट करते हैं बेटे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. काफी लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया होगा, नॉट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो. उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किस तरह से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा टारगेट ओरिएंटेशन कैसा होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे. नाउ आई वांट यू टू मोर पार्टिसिपेट मोर एंड लेट मी नो कि बेटा आपके कहां पे डाउट्स हैं. बट अगर मुझे पहली बारी बैंक को प्रिपेयर करना है या मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं जो लोग बिल्कुल अभी नए हैं, दे प्रोबेबली हैव नॉट डन मच ऑफ द एफर्ट्स, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना स्टार्ट किया बट स्टिल अ लिटिल मोर पजल्ड कि यार मेरा पेपर क्लियर नहीं होता है, मैं उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ. तो आई पर्सनली वुड बिलीव अगर आप बैंक का पेपर को तैयार कर रहे हो तो आपको बेसिकली बैंक के ये 4 प्रिंसिपल्स पे काम करना जरूरी है. सबसे पहले बेटे जब मैं बैंक को स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नीड टू वर्क ऑन माई बेसिक्स. आई ऑलवेज फोकस इन माई क्लासेस एवरी स्टूडेंट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे हम ये कहते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बन रही है सर, हमारा पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होता है. उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों के बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है. When specifically it comes to examination which includes banking and financial sector, definitely speed एक बहुत बड़ा concern रहेगा. Because अगर मैं preliminary section देखूं तो we have got 60 minutes and 100 questions to be attempted in those 60 minutes. What does that mean? Speed is a major issue. अब speed क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, अगर मेरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट है तो मेरी स्पीड अच्छी है. बट आई वुड से दैट वुड ओनली बी अ पार्ट ऑफ इट. डेफिनेटली मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए. आई कुड नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी अपियरिंग फॉर ए बैंकिंग एग्जामिनेशन को और उसको टेबल्स नहीं आते हैं, बट दैट वुड बी ओनली वन स्टेप. मुझे टेबल्स आने चाहिए, मुझे बेसिक फ्रैक्शंस आनी चाहिए, मुझे स्क्वायर्स क्यूब्स आने चाहिए, वैदिक मैथ्स के रूल्स आने चाहिए. Definitely that is going to help me in my calculation. But beyond that, what is more important is your short tricks. आपको हर चैप्टर में कुछ शॉर्टकट्स हैं that would make your calculations look to be solved in 30-40 seconds. I can bet on that most of the questions, and specifically it comes to preliminary level, are of the level where the question can be solved in less than 45 seconds. Yes, I repeat, every question I would say is 95% of the question coming at preliminary level are of the times which have a shortcut and can be solved probably in 30 to 40 seconds only. But problem ये है हमारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं. हम हर चैप्टर के जो वो ट्रिक्स हैं शायद उनके साथ उतना क्लियर ही नहीं होते हैं. तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप हर चैप्टर के की नोट्स को आइडेंटिफाई करो. अटेंड सम प्रॉपर क्लासेस, आइडेंटिफाई एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्या आप में वो स्पॉन्टानिटी है? कैन यू टेक अ डिसीजन इन 5-10 seconds of reading the question what exactly has to be done with that question? That is going to be the challenge. So ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि जब आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस को पढ़ते हो, क्या आप उसके साथ हिट एंड ट्रायल तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि यार चल करके देख लेते हैं, शायद निकल जाए शायद ना निकले. बिकॉज मूवमेंट you get down to that fundamental of doing in hit and trial over there, probably you're killing your chances of selection. वही सिलेक्ट होगा बिकॉज कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं, जो बहुत क्लियर है अपनी अप्रोच अपने कंसेप्ट्स के साथ. सो प्लीज वर्क अ लॉट ऑन योर बेसिक्स फर्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आप लोग अपने हर शॉर्टकट का हर चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट से आई वुड से की नोट्स बनाओ. Your chapter should be compiled in approximately 2 to 3 pages. कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को नोट करो, लिखो अलग से, and try to work on them.
हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट है। सो प्लीज नॉट ओनली फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फॉर रीजनिंग ऑल्सो। रीजनिंग जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें पता है बहुत सारी पजल्स वगैरह आ रही हैं, आई विल बी कमिंग डाउन टू इट। अब बहुत सारे लोगों को बेसिक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा एक्चुअल पेपर में से, वेयर लेट यू रियलाइज कि हमने कौन सी छोटी सी गलती की जिसकी वजह से मेरा पूरा कंसेप्ट खराब हो गया, क्योंकि मेरे लैंग्वेज के बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको हैंडलिंग जब हमने रीजनिंग को कर रहे हैं तो उसको किस तरह से करना चाहिए था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। इंग्लिश को लेके रीडिंग स्पीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, मेरे को अपने ग्रामेटिकल रूल्स को रिवाइज करना है जो हमने स्कूल्स में किए हुए हैं। हमें कुछ बेसिक रीडिंग स्किल्स को सीखना है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन एजम्पशंस प्रेमिसेस पे हैं। बहुत सारे लोगों को डिफरेंसेस ही क्लियर नहीं है कि एजम्पशन किसे कहते हैं, इन्फ्रेंस किसे कहते हैं, लॉजिकल कॉरलरी किसे कहते हैं। बिकॉज जब मैं आरसीज में उस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा हूँ, तो obviously I'm making mistakes. Reason being I'm not 100% clear what does it exactly means. That means kahin na kahin we have compromised on basic preparation and we just started moving on to the questions. Not the right way of doing it. Please stop solving 3 books, 4 books. That is not going to serve the purpose until unless you are solving that book within that time pressure, understanding कि आपको exactly क्या करने में चाहिए था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आज दोबारा से बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हमें किस तरह से अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए। फाइन, बट दैट शुड बी माय फर्स्ट स्टेज। इसीलिए जब हम क्लासेस लगाते हैं, आई ऑलवेज इंसिस्ट क्लास को हम लोग डिवाइड करते हैं क्लास एक्सरसाइज एंड होम एक्सरसाइज। तो हमारी अगर 2 घंटे की क्लास रहेगी तो बच्चे उसमें हमारा बहुत सारा फोकस पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही रहता है। हर कंसेप्ट के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जहां पर हम ये समझाते हैं कि उस शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करना है। Then we'll definitely would ask you to solve an home exercise, which where you have to come up with your problems in the next class. Fine. So there's a proper strategy that you have to build for yourself if you're preparing on your own. Identify types, note down the key points, try to apply it, and then move forward with it. Fine. The next stage would come the application. अब जब आपने चैप्टर के बेसिक समझ लिए, उसके की नोट्स बना लिए, अब आपको अपनी स्पीड बिल्डिंग के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आई वुड से बुक्स। आपने क्लास एक्सरसाइज और होम एक्सरसाइज सॉल्व करके अपनी फैकल्टी से डाउट्स ले लिए, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग आ गई। बट तब आपका फैकल्टी आपके साथ था। नाउ यू हैव टू प्रॉपर्ली सॉल्व बुक्स। नाउ ऑब्वियसली a book would have 100 of questions for every chapter along with the solution for it. Go and put practice for it. That would definitely help you to build your concept furthermore. You definitely would be more confident. So start solving your books. Third stage, which for me is the most important stage, getting down to the online account and practice the topic test over there. इस स्टेज तक शायद टाइम प्रेशर उतना ज्यादा नहीं था। यू नॉट सेट योर टाइम लिमिट्स फॉर योरसेल्फ, बट यस यू नीड टू चेक मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया, मैंने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, बट क्या मैं उसको विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो कर लॉन्चर के स्टूडेंट्स को फायदा क्या रहता है बेटे, हर टॉपिक के ऊपर infinitely टेस्ट दिए जाते हैं, where you have 15-minute test, 20-minute test on every topic. So we as experts probably knows आपको इस टेस्ट को, इस क्वेश्चन को इतने टाइम लिमिट में करना चाहिए था। तो उसमें कुछ बिगनर लेवल टेस्ट होते हैं जो प्री को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल टेस्ट हैं जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं। That is the way that will prepare for us. And then before taking the examination, definitely we'll have to take mocks, because पेपर का एक्चुअल इंटरफेस कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू ऑप्ट फॉर। तो अगर कोई अभी भी एसबीआई पीओ का पेपर दे रहा है, has already filled for it, या किसी का आईपीपीएस का पेपर लाइंड अप है, is expecting to take probably exams of insurance which probably would come in the month of March, start working as you feel like, but need to identify कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आप अपनी स्टेज को देखो। अगर आप इनिशियल्स पे हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, start working on your basics. Definitely we are coming up with new batches every time. If you want to start with your basics, you can always come forward to us. We'll be more than happy to help you out. अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने अपनी बेसिक प्रैक्टिस कर ली है, go down to your online accounts, take mocks, take topic tests, try to identify your weaknesses and work more for it.
So it is you who's going to help yourself by more and more practice. But practice would not be fruitful until unless you have identified your weaknesses and your strength. Make your strengths even more stronger, because that is going to give you some extra marks. कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर. फाइन. Chandra sir has already shared the aspiration account as well as the details for the Telegram group. You can always keep joining these groups because in groups बेटे हम लोग रेगुलरली जीके अपडेट्स भेजते रहते हैं. मैं पैटर्न्स पे भी आ रहा हूँ, बट आपके पास वोकैबुलरी के नोट्स आते रहते हैं, जीके के नोट्स आते रहते हैं. सो इफ यू बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, डेफिनेटली इट इज एडिंग ह्यूज वैल्यू टू योर स्टफ्स. फाइन. बिकॉज हमें पता है कि जब हम बैंक की बात करें तो हमें 4 सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं. मैं उस पैटर्न पे आ रहा हूँ, ठीक है. But before that, I'll definitely would again say, शुभम बेटे देख, क्वांटिटेटिव सेक्शन पे मैं 2 मिनट बाद आऊंगा. मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने लगा हूं. डेफिनेटली यू कैन प्रॉम्प्ट मी आफ्टर 10 मिनट्स. मैं क्वांटिटेटिव सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है. बट एक चीज पहले बोलूंगा बेटे, अगर मैं क्वांट सेक्शन को स्पेसिफिकली भी थोड़ा सा बोलना चाहूं तो शुभम एंड फॉर एवरीबडी एल्स, क्वांट के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बेटे, हमारे जो बेसिक हैं शॉर्टकट्स जो हमें चाहिए वो शायद हमें क्लियर नहीं है. हम लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज इन आवर 8th और 9th. बट वहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिलते थे ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 6 मिनट्स पर क्वेश्चन. वहीं आज सेम क्वेश्चन मुझे 40 या 45 सेकंड्स में निकालना है. सो अगर बच्चे मेरी ट्रिक्स अच्छी नहीं है, अब शॉर्टकट का मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता है. शॉर्टकट में और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. मेरे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे किसको एज्यूम करना है, कहाँ पे ऑप्शंस को लगाया जा सकता है, कौन से डिविजिबिलिटी रूल से कुछ ऑप्शन रिजेक्ट किए जा सकते हैं. ऐसे बहुत तरह के फंडामेंटल्स होते हैं जो आप लोगों को सीखने हैं. अगर बच्चा आपको सीरियस उस पर काम करना है तो प्लीज फॉलो समथिंग विच कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ गाइडेंस. स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ. बिकॉज जब मैं भी स्टूडेंट था या कोई भी स्टूडेंट है, हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैक करते रहते हैं, एंड दैट वीकनेसेस आर नेवर गोना प्रोबेबली इंप्रूव until unless there is a proper guide to us. So find that proper guide for yourself. That is very important. कोई ऐसा एक्सपर्ट जो आप पेपर को स्टडी कर चुका है, जिसको पेपर के सारे इनसाइड आउट्स पता है, वो अगर आपको गाइड करे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम थी, इन चीजों को शायद मैंने अभी तक सीखा नहीं था, ये एरिया से जहां तक अभी मैंने टच नहीं किया था, उन एरियाज पे वर्क करो बेटा. बिकॉज आई थिंक अगर आप कहते हो आप क्वांट के साथ वीक हो, 2 प्रॉब्लम्स होंगी. एक तो बेसिक लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे और एक स्पीड बहुत स्लो होगी, और उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड अ प्रॉपर गाइड फॉर योरसेल्फ. सो आइडेंटिफाई द राइट स्पेस, आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, द राइट इंस्टीट्यूट where you can get the right guidance and you can probably work more for yourself. Fine. ठीक है. डेफिनेटली और मैं क्वांट के लिए कहूंगा बच्चे अपने बेसिक कैलकुलेशंस को इंप्रूव करो, टेबल्स याद करो, ऑब्वियसली अपनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स याद करो, एंड दैट इज द थिंग दैट विल गो विद. फाइन. अच्छा, few of you could be little new, so मैं थोड़ा सा एक बारी फटाफट पैटर्न बता रहा हूं. अगर आप लोग and the same pattern probably would go for insurance also, would not be much of difference. IPPS SBI का जो प्री होता है, प्री लेवल पे बेटे चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो पीओ है, चाहे एसओ है, all the examinations would have the same pattern of reasoning, numerical aptitude and English language. Cutoffs जो जाती हैं बेटे, that would range between 60 to 75. पीओ का जो कट ऑफ नॉर्मली जाता है वो 62 63 मार्क्स का जाता है, और क्लरिकल का जो कट ऑफ है, क्योंकि वो स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होता है, दैट रेंजेस बिटवीन 65 to 73. दैट इज द कट ऑफ दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर प्री एग्जामिनेशन. डेफिनेटली बेटे फिर से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजर कंसर्न रहेगा दैट इज गोना बी योर स्पीच. फाइन. मेंस का पैटर्न एक बार ही दिखा रहा हूं बेटे. मेंस में हमारे पास जो ऐड हो जाएगा वो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो जाता है, वेदर इन क्लरिकल और इन मेंस, दोनों में यही रहेगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्लरिकल मेंस. सो आइडियली अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप प्री के लिए प्रिपेयर करो. एटलीस्ट क्लरिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो, बिकॉज अगर आप क्लरिकल मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो
तो आप ऑटोमेटिकली प्री के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। सो जो भी फोकस कर रहे हो, जिस भी तरह से सोच रहे हो, ट्राई टू फोकस ऑन द एग्जामिनेशन दैट इज टॉकिंग अबाउट क्लेरिकल मीन्स, दैट इज गोना गिव यू गुड प्रिपरेशन फॉर योर पीओ प्री आल्सो एज वेल एज योर क्लेरिकल पी एंड क्लेरिकल मीन्स आल्सो। प्लस एक गलती बहुत लोग करते हैं बच्चे, इस सेक्शन को अवॉइड करते रहते हैं व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस। प्लीज मेक श्योर यू कीप कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन योर करंट अफेयर्स। आज की डेट में जो जीके आ रही है वो मेजॉरिटी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट हैड हैपेंड इन द लास्ट 6 to 8 मंथ्स ही रहता है। सो कोशिश करके अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेजेंट न्यूज के साथ अपडेट करो। रेगुलरली न्यूज पढ़ने का फायदा बेटा ये है, देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं इट इज नॉट डायरेक्टली ओनली रिलेटेड टू सर्टेन अपॉइंटमेंट और समथिंग लाइक दैट, दे कम विद मोर ऑफ अ जर्नल बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोई भी रिसेंट न्यूज आई हैं उससे रिलेटेड सारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, उससे रिलेटेड सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिकल फैक्ट्स, every fact would become an important for me. So if a summit has occurred in some of the country, the president of that country, the capital of that country, everything would become important to me. नहीं वैष्णवी बेटे, जब हम कहीं भी मार्क टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं दैट मींस यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ स्विचिंग बिटवीन द सेक्शंस। आज की डेट में सारे एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन है और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में टाइम बाउंड है। व्हाट डज दैट मींस, आपका जो सेक्शन है ना वो पहले बंद किया जा सकता है ना ही पहले स्टार्ट किया जा सकता है। सो एवरी सेक्शन इज टाइम बाउंड। सो इफ यू आर गिवन 60 मिनट्स फॉर रीजनिंग, it has to be 60 minutes for reasoning, complete 35 minutes for English, no switching over between the section before the end of time limit or after the end of time limit. It's going to be automatic system that is controlled from their servers only. So हमारे पास अपने एंड पे कोई ऑप्शन नहीं है स्विच ओवर करने की, एक सेक्शन का टाइम दूसरे में यूज करने की। ठीक है बच्चे? So this has to go in this pattern only. हाँ, the order could probably change from year to year, that is not for sure, the order could change. Fine. Okay, so that was majorly the pattern for pre-mains, oh sorry, clerical mains. This is the pattern for PO mains. You can have a look at it. More or less बेटे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। Definitely the difficulty level would increase here, इसीलिए इसकी जो कट ऑफ्स है वो थोड़ी सी लो रहती हैं। इसकी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 70 to 80 मार्क्स की ही रहेगी, because the difficulty level is on the higher side. अब जब आप मेंस पीओ की बात करते हो तो डेफिनेटली बेटे आइडिया इज नॉट स्पीड बट रादर मोर ऑन योर एक्यूरेट चॉइस ऑफ क्वेश्चन एंड देन डेफिनेटली प्रोबेबली गेटिंग डाउन टू वन लेवल अप एंड अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ इट। तो अगर आप पीओ मेंस की बात कर रहे हो तो कंसेप्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, एक लेवल ऊपर जाके क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा। फाइन। इस पेपर में बेटे एक एडिशनल थिंग आती है दैट इज द डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसे आप ऐसे राइटिंग कह सकते हो, प्रेसी राइटिंग कह सकते हो। आपके पास दो एसेस प्रेसेस आते हैं which would carry a total of 50 marks. Again, if you are to looking down for an assistant manager or probationary officer post, definitely their expectation is कि आपकी एक writing skill अच्छी है, because logically बेटे you have to put down reports for the banks, your branch, everywhere. आपको letters लिखनी पड़ेंगी, आपको report submission करनी पड़ेगी। इसके लिए बच्चे देयर एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर कि आपका बेसिक इंग्लिश का राइटिंग स्किल अच्छा है, दैट इज व्हेयर दे हैव टू कम विद एसे राइटिंग हियर, वी कॉल इट एज डिस्क्रिप्टिव पेपर। परफेक्ट। सो अगेन इफ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस, द एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर, स्टार्ट रीडिंग। आपको एक बेसिक हैबिट डेवलप करनी है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होना है, एक रूटीन बनाओ बच्चे, एटलीस्ट रीड न्यूज़पेपर्स फॉर 1 hour to 2 hours per day. That is first and the foremost foundation that you have to lay for yourself. एक तरफ से हम क्वांट रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बच्चे अगर मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, एंड माय प्रेफरेंस, माय सजेशन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, रीड आइडियन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर ये दोनों ही आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन प्रोबेबली गो फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। But these are the newspapers that you must follow if you are looking down for government sector, for you being appointed into public sector undertakings. Definitely going to help you on various fronts. English बहुत ज्यादा आज की डेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस है, पैरा जंबल्स हैं, they are nothing but reading based questions.
अगर आप एक बेसिक पेपर का स्ट्रक्चर उठा के देखो तो बेसिक पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैरा जंबल्स या क्लोज पैसेजेस भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी पैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम लास्ट 8 to 10 months of publications. I would say majority of them. So एक लॉजिकली समझो, अगर एक बच्चा रेगुलरली 5-6 महीने से न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहा था, आपने एक आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ा था और उसी कंसेप्ट के ऊपर मेरे पास एक आरसी आती है, क्लोज पैसेज आता है, it becomes little easy for me, rather very easy for me to identify the right answer within the stipulated time. मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि मुझे उस पैसेज को समझने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, एक स्किमिंग करनी है, ऊपर ऊपर से बस पढ़ना है, क्योंकि मुझे उसका कंसेप्ट तो ऑलरेडी पता है। वहीं मेरे पास अगर कोई ऐसा पैसेज आ गया जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, what was this news all about, definitely my reading speed is gonna reduce and I'm gonna spend much time than a normal candidate. So इस पेपर में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज है बेटे, अगेन सेज रीडिंग हैबिट्स, develop that. Will take 2-3 months, but yes, at the end of 3 months, 4 months, if you're good with your reading, you probably knows what is happening across the world around you, you're socially aware, you're economically aware, you're politically aware, definitely you're going to have a huge edge in your English section. We definitely give you an edge in your journal awareness section as well as descriptive section. So 3 sections based on my reading habits. Start working for this. My advice to each of you, if you're compromising with the reading habits, you can spend a lot of time on quantitative ability and reasoning, but probably would not be able to clear the cutoff, or the other 3 sections would be definitely a disaster for you guys. Fine. Stop remembering grammar rules only. बहुत लोग इंग्लिश को प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि नाउन्स प्रोनाउंस के रूल्स याद कर लिए। कौन पूछ रहा है आपसे? इट इज नॉट बोर्ड एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो स्टॉप रिमेम्बरिंग व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज एन एडजेक्टिव. एप्लीकेशन क्या है, ग्रामेटिकली उसको यूज कैसे करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन. और वो वर्किंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप रीडिंग अच्छी कर रहे हो. फाइन. जब आप रीडिंग कर रहे हो, एक सजेशन और दूंगा, स्टॉप लुकिंग डाउन फॉर पॉलिटिकल डिबेट्स. Stop looking down for anything which is controversial, because the examinations are not concerned with all these things. What they are concerned is with your awareness regarding various stuffs. So all public policies, every financial decision taken, everything that is related to international affairs becomes important for you. Comfortable? तुषार में रीजनिंग और क्वांट पे ही आने लगा बच्चे. So that was about reading. Second thing, just give me a second guys. अच्छा बच्चे, when it comes to the other sections, देखो रीजनिंग से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा बेटे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि रीजनिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ध्यान से देखो तो बच्चे, मेरे पास मोर और लेस क्लेरिकल प्री या मेंस प्री में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है. क्लेरिकल प्री और मेंस प्री में जो फोकस रहता है वो ज्यादा बेटे हमारा वर्बल रीजनिंग पे रहता है. वर्बल रीजनिंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग. लैंग्वेज को थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया होता है, हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा. ये जो पजल्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट की फॉर्मेट में, कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में, दैट इज गोना कंट्रीब्यूट 20 क्वेश्चंस. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आज की डेट में आ रही है, सारी वर्बल लैंग्वेज बेस्ड होती है. मैं एग्जांपल देके अभी समझाने लगा हूं. ब्लड रिलेशन भी बेटा लैंग्वेज बेस्ड है, सोलॉजिज्म्स भी लैंग्वेज बेस्ड है. सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि अगर मेरा बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज अच्छा है, किस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होना चाहिए, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, तो मेरी वर्बल रीजनिंग, मेरा बेसिक रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से मेरे पास पीओ मेंस में भी ऑलमोस्ट सारा वैसा ही स्ट्रक्चर आ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है. फाइन. A good score out of these 35 in either of these sections would be 25 plus. So my expectation is 20 minutes में मुझे 25 plus का स्कोर करना है. फाइन. आप मेंस में चले जाओगे तब भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही दिख रहा है. फिर से मेरे पास पजल्स है मेजॉरिटली, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, सोलॉजिज्म्स है, मिसलेनियस है. सो मोर और लेस जो सारा का सारा फोकस है वो वर्बल पे है, लैंग्वेज पे है. अब कुछ थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को बताने लगा, नॉट क्वेश्चंस टू बी एग्जैक्टली सेज, कुछ बेसिक गलतियां समझाने लगा कि जब हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम गलत कहां पे करते हैं. आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है मैं कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स दूंगा, कुछ सेंटेंसेस देने लगा हूं रादर.
आपको बेटा मुझे हर सेंटेंस का आंसर बताना है। वांट यू टू रियलाइज कि हम क्या गलत पढ़ सकते थे जिसकी वजह से मेरा शायद इंटरप्रिटेशन गलत हुआ। बिकॉज बेटा ये जो पजल्स आ रही है ना, ये सारी इस फॉर्मेट में आ रही हैं कि मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन में आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। प्री में कम होंगी, ऑब्वियसली मेंस में ज्यादा होंगी। उसके बेसिस पे मुझे कुछ अरेंजमेंट्स बनाने हैं। अब होता क्या है, मैं अगर एक भी स्टेटमेंट गलत पढ़ लेता हूँ, एक भी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर लेता हूँ, मेरा पूरा का पूरा सेट अरेंजमेंट खराब होता है। सो आई एंड अप स्पेंडिंग 5-7 मिनट्स एंड देन बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, मैंने 5 क्वेश्चन का एक सेट गलत किया, 5 एक तो जो प्लस होने थे वो चले गए, प्लस नेगेटिव मार्किंग हुई, तो नेट लॉस ऑफ 6.25। सो क्योंकि आप लोगों को कुछ मोटिवेट करना है, कुछ समझाना है कि किस तरह से चीजों को स्टार्ट करो, मैं कुछ बेसिक लाइंस देने लगा हूं। माय एक्सपेक्टेशन इज आप जल्दी से मुझे आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? एंड विल ट्राई टू लर्न कि किस तरह से हम लोग गलतियां कर सकते थे। वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट पैरामीटर्स। फाइन, तो मैं कुछ स्टार्ट करने लगा हूं। राम, आई वुड से राम का क्वेश्चन है एसबीए पीओ के पास पेपर्स करना इनफ होगा? आई वुड से एब्सोल्युटली नो बेटे। The chances of repeating the question in specifically probationary examination is approximately negligible. Yes, if you have prepared well, आपको लगता है आप बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, या आपने प्रॉपर्ली करेल लॉन्चर की बुक्स फॉलो कर ली हैं, सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं, 2-4 मॉक्स भी दे लिए हैं, अब प्रैक्टिस के लिए एसबीए पीओ का पेपर सॉल्व करना चाहते हो, गुड इनफ। बट सिर्फ एसबीए पीओ का पेपर सॉल्व करने से प्रैक्टिकली नहीं होगा कुछ। यू कैन ट्राई दैट पेपर एंड यू वुड रियलाइज कि यार एवरी पेपर हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो अगर मेरे कंसेप्ट्स वीक हैं तो मैं हर पेपर में जो स्कोर कर पा रहा हूं वो बहुत कम हो रहा है। फाइन, स्पेसिफिकली व्हाट मोर, जर्नल अवेयरनेस कभी प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना मत, एज अ प्रैक्टिस देखना, उसका पैटर्न देखने के लिए देखना चाहते हो तो गुड इनफ, बिकॉज वो करंट पे फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट हैज हैपेंड लास्ट ईयर इज एब्सोल्युटली ऑफ नो इंपॉर्टेंस फॉर मी इन दिस ईयर, ठीक है? सो पैटर्न समझने के लिए पेपर्स को देखो, उनको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पेपर मत करो। फाइन, ओके, चलो वेरी फ्यू बेसिक क्वेश्चंस टू बिगिन विद, जल्दी से आंसर दो। सो व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर दिस लाइन? कुछ बिल्कुल रीजनिंग के बेसिक समझा रहा हूं बेटे फिलहाल। सो यू नीड टू गिव मी अ क्विक आंसर टू व्हाटएवर आई एम आस्किंग हियर राइट नाउ। So what would be your answer? The day that is 2 days after Wednesday. I want your basic clarity of reasoning. So Shubham says Saturday. We'll give 30 seconds to each of these. Tutar says Friday. So 2 different answers. Rest all. I want a very quick response from each of you. Let's learn few basic words first, Pete. Others? Just got 2 answers. So again, Saturday, Chala and Rajat says Friday. So got 2 different responses. 2 for Saturday, 2 for Friday by now. Rest all. I have Abhishek with me. I have Aman. I have Anjinka, Bhaveshri, Nutun, Rajat, Ram, Ramesh. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Nutun says Friday. Okay, bete, perfect. So I'll go by majority. The right answer has to be Friday. Good, Ramesh. जिन्होंने बेटे सैटरडे बोला, मैं फिर से कुछ गलतियां रिपीट करूंगा। देखो बच्चा, वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन बेसिक फीचर, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। रीजनिंग प्रिपेयर करने का सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्या है? अपने बेसिक लैंग्वेज को समझो। जब आप चीज आफ्टर बोलते हो बेटे, आफ्टर वुड इंक्लूड दैट प्लेस कहीं भी, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट है, चाहे वो शेड्यूलिंग है, चाहे वो कोई नंबर एलोकेशन है, आफ्टर वुड इंक्लूड दैट प्लेस। लॉजिकली समझो, अगर मैं बोलता वेडनेसडे से अ डे आफ्टर वेडनेसडे, दैट वुड बी ओनली थर्सडे। जिसको डाउट है मैं दोबारा उसको बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। हम परसों को क्या बोलते हैं बेटे? अ डे आफ्टर टुमारो। सो टुमारो से अगला दिन, वन डे आफ्टर टुमारो इज परसों, दैट मींस वन डे आफ्टर टुडे वुड बी टुमारो। सो 2 days आफ्टर टुडे जब बोला जाए, सो बेटे वो क्या हो जाएगा? फ्राइडे, सेकंड डे इन इटसेल्फ, ठीक है? सो इसमें एक चीज याद रखना, हाँ, सैटरडे आंसर कब होता? व्हेन आई वांटेड 2 days बिटवीन। अगर बेटे बोला जाए 2 days बिटवीन वेडनेसडे and something, then the answer would be Saturday.
बट अगर वो आफ्टर या बिफोर वर्ड यूज कर रहा है सो दैट इज अ डे इंक्लूडिंग द सेकंड डे इन इटसेल्फ. फाइन. चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल. हाउ वुड यू से दिस? हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती हैं, पजल्स में इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं. सो एक जल्दी से आंसर करना चाहोगे? इन द इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज व्हिच लेटर इज 20th फ्रॉम द लास्ट? कुछ बेसिक रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं अल्फा न्यूमेरिकल पजल्स में, हम इन चीजों को यूज करते हैं. चला, what I said was which is the letter that is 20th from the last? P. Aman says F. Tushar says F. Vaishnavi says P. Bhaveshri F. Ram, I would advise you to answer in the common chat box rather than privately to me. Let others have a view to it also. Ramesh says F. Shubhangi says F. No. Only Ram, who was given me a private answer, was right. Most of you is giving F, which is not the right answer, bete. See, understand the idea. Now, again, a common mistake. When it says 20th from the last, we all probably understand the alphabetical series or the English series has 26 letters in itself. अब बेटे लॉजिकली समझो, अगर मैं 26 लेटर्स की बात कर रहा हूं तो द फर्स्ट लेटर फ्रॉम लास्ट, पीछे से जो पहला लेटर है वो खुद 26 है. 26 -1 तो नहीं है ना बच्चे? पीछे से जो पहला लेटर है वो खुद 26 होगा. पीछे से जो सेकंड लेटर होगा वो बेटे 25th लेटर होगा, which is not 26 -2. Good, Ramesh. So when I'm saying 20th from last, what does it essentially means? There has to be 6 letters before it. Understand my point बेटे? अगर वो खुद 20th पोजीशन पे है तो उससे पहले 6 लेटर्स और होंगे. मतलब मैं कौन से लेटर की बात कर रहा हूं? 7th लेटर की. एक बेसिक फंडामेंटल आप लोगों को रीजनिंग में सिखाया जाता है. जब भी हम किसी चीज को पीछे से काउंट करते हैं तो बेटे उसका फ्रंट से जो रैंक होता है, अगर मैं इसको x मान लूं तो वो टोटल -x +1 हो जाता है. उसका कारण ये है कि अगर कोई चीज पीछे से 20th है तो टोटल -20 x, ये जो 6 बचेगा, ये 6 लेटर उससे पहले होंगे. मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी? 7th. और जो मेरा 7th लेटर है दैट हैज टू बी G. सो जो मैं बहुत पहले स्ट्रेस कर रहा था, बेसिक्स पे काम करना. लॉजिकली समझो बेटे, अगर मेरे बेसिक्स ही वीक हैं, अगर मेरे को ये बेसिक कंसेप्ट्स ही नहीं पता है तो होगा क्या? मैं ऑब्वियसली एक तो आंसर गलत निकाल रहा हूं, प्लस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है. बिकॉज अगर ये ही क्वेश्चन एक नॉर्मल फॉर्मेट में ना होके पूरे सेट ऑफ पजल में होता, मैंने पहली लाइन गलत पढ़ ली, अगले सारे मेरे स्टेटमेंट्स गलत आती जाएंगी, पजल मेरा सारा खराब हो जाएगा. ठीक है? तो ये छोटा सा पॉइंट नोटिस करने की कोशिश करो. कहीं भी किसी चीज को बैक एंड से बताया हुआ है और मुझे उसे फ्रंट एंड से निकालना है. अगर किसी की पोजीशन x फ्रॉम लास्ट दी हुई है तो मैं क्या कहूंगा? बिगनिंग से उसकी पोजीशन क्या होगी? टोटल -x +1. तुषार इज क्लियर? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. बेटे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो so that I can understand कि you are in the class, you are definitely learning out of it. My purpose is that you should be end of the class, you should be learning out of it. Good Aman, good Anthony, good Nutan. चलो तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया. अगली बारी मैं ध्यान में रखूंगा कभी भी पोजीशन है. अच्छा चलो यहीं पे एक और जल्दी से फिर आंसर करो. सपोज एक 40 स्टोरी बिल्डिंग है. सो सॉरी बेटे, let's say if I say there is a 40 story building or there are 40 floors in a building and I want to get the 12th floor from top. I want the 12th floor from the top. So can you tell me which floor that I'm looking forward for? In a 40-story building which has a 40th floor as the topmost floor, and I'm looking forward for the 12th floor from the top, which floor that I'm looking forward for? Rest all a quick response. 40 फ्लोर्स हैं, टॉप मोस्ट फ्लोर 40th फ्लोर है और मुझे ऊपर से 12th फ्लोर चाहिए, तो मेरा डेफिनेटली फ्लोर कौन सा होगा? 29. सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटे?
I would not spend time writing something. I would only say 40 minus 12 plus 1, that has to be 29. Good बच्चे. चलो, give me the another answer. पहले first one. In the English letter series, which letter is immediately followed by K? Everybody is saying L? No. Again, a conceptual mistake. The right answer is not L, bete. It is J. Good, Aman. अब मेरा पॉइंट समझेंगे फिर से. कॉमन मिस्टेक. आई हैव सीन 50% ऑफ द पीपल मेकिंग आउट दीज मिस्टेक्स. एक बात को ध्यान से समझो बच्चा. सपोज इफ आई सेज मैं कहीं खड़ा हूं, ठीक है, लेट्स से आई एम मूविंग ऑन अ रोड और मैं किसी का पीछा कर रहा हूं, तो व्हाट आई सेज, आई एम फॉलोइंग समबडी. अगर बेटे मैं किसी का पीछा कर रहा हूं तो आई एम फॉलोइंग हिम. वहीं मैं लिख दूं आई एम फॉलोड बाय समबडी. अब बेटे आई एम फॉलोड बाय लेट्स से एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एक्स मेरे पीछे है. आई एम फॉलोइंग एक्स का मतलब क्या होगा, मैं एक्स का पीछा कर रहा हूं तो एक्स आगे होगा और मैं पीछे होऊंगा. वहीं आई एम फॉलोड बाय एक्स का मतलब क्या है, एक्स मेरे पीछे है, वो बैक पे है और मैं बेटे उसके आगे हूं, अहेड हूं. सो कुछ कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं बेटे. जब हम बाय वर्ड लगा देते हैं, ये बात का मतलब चेंज कर देते हैं. सो लॉजिकली फिर से समझेंगे. अगर मैं कहता द लेटर दैट फॉलोज के, फॉलो का मतलब बाद में होता है बेटे, ठीक है. सो अगर मैं कहता द लेटर दैट फॉलोज के, दैट शुड हैव बीन एल. तुषार, दैट इज व्हाट आई एम पिन पॉइंटिंग हियर. हम लोग जब प्रेशर में होते हैं ना, जब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ फटाफट आंसर करो, जल्दी करो, पेपर में भी इसी तरह का एक टाइम प्रेशर होता है क्योंकि वहां टाइमर चल रहा होता है. तो जो टेंडेंसी कि हम लोग मिसरीड करते हैं स्टेटमेंट्स को. छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाओ, वेदर इट इज क्वांट, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज रीजनिंग. हाँ यार, ये मैंने एक बार ही गलती की थी, आई हैव टू मेक श्योर ये मुझसे दोबारा रिपीट ना हो. तो एक जगह जहां रीजनिंग के नोट्स बना रहे हो वहां इस वर्ड को लिखो. The moment you add a word by to these words, whether it is talking about follows, precede, proceed, succeed, ahead, इन वर्ड्स में जब by लग जाता है तो ये मेरी बात का मतलब रिवर्स कर देगा. तो if I says letter that immediately follows K, I would say would have been L, but the letter that is followed by K, I would say the answer would be J. सबको मेरा पॉइंट समझ आया बच्चे? ठीक है. सो छोटी छोटी चीजें मैं आज समझाऊंगा. ऑब्वियसली कुड नॉट बी अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट ऑल रीजनिंग इज ऑल अबाउट और व्हाट क्वांट इज ऑल अबाउट, बट जस्ट एज अ बिगिनर स्टफ कि हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, कहां से स्टार्ट करना है. गुड रजत. चलो फिर जल्दी से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है. सो सॉरी बेटे. गिव मी द आंसर. Which letter occurs 16 places after F? Rajat says W. Bhaveshri says V. Vaishnavi also with V answer. Good. So this time I'm getting the correct. Rajat बेटे एक छोटी सी गलती थी. मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं आफ्टर बोलता हूं तो दैट इंक्लूड्स दैट प्लेस बेटे. तो क्योंकि F मेरा 6th लेटर है, 16th लेटर कौन सा लेटर होगा बेटे, हैज टू बी 22. ठीक है. तो जब भी आपको किसी चीज से बिफोर या आफ्टर जाना है, 6 के 1 प्लेस आफ्टर 7th है, 2 प्लेस आफ्टर 8 है, तो 16 प्लेसेस आफ्टर F, I could have directly added 16, would get 22, and the 22nd letter in the letter series has to be V. Easy job. Sure? चलो एक और सिंपल से एग्जांपल कर रहे हैं. Try this question now. एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है जो हम लोगों को यूज होगी व्हेन इट कम्स टू पजल बेस्ड क्वेश्चंस. थैंक यू रजत. चल रजत जल्दी से बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर मुझे. Aman says 50. Okay, rest all. I'm giving a 10-second pause for everybody to try. Tushar also with 50.
Rest all, I was getting the answers from Abhishek, Rajat, तुषार का आ गया, अमन ने भी दे दिया, so sorry. Rest all. Chala also says 50, Soumya also says 50. Bhaveshiri, your answer? Ram, Ramesh, Shubhangi. Everybody giving me 50 because Aman was the first one to give me 50. No, bete, 50 is not the correct answer. Anthony says 52. Bhaveshiri now says 52. Ram, give me answers in the public chat, bete. Good, Vaishnavi. So Ram, again, you gave me the correct answer in the private chat. But Tushar, Vaishnavi and Ram is perfect now. The right answer has to be 51. Again, बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा. देखो, मैं यही चीजों पे शायद स्ट्रेस करता हूँ हमेशा पहली क्लासेस में, अपनी क्लासेस में, कि हम गलतियां कहाँ करते हैं. अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? बिटवीन. इसको ध्यान से समझना है. चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं पूछता हूँ 3 और 5 के बीच में कितने वर्ड्स हैं और कितने नंबर्स हैं, तो आई वुड सेज ओनली 1. ठीक है ना? 3 और 5 के बीच में बेटा एक ही है, जबकि 5 माइनस 3 है तो 2. तो एक पॉइंट को समझो, जब आप 5 माइनस 3 कर रहे हो, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 5 3 से 2 प्लेसेस अवे है. बात समझो बेटे, जब आप दो चीजों का डिफरेंस लेते हो तो इन अ वे यू इंक्लूड द लास्ट प्लेस, एक्सक्लूड द फर्स्ट प्लेस. 5 माइनस 3 का मतलब क्या है? 4 एंड 5. तो बेसिक रीजनिंग या मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझनी इंपॉर्टेंट होती है. दो चीजों के डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है? यू हैव इंक्लूडेड द लास्ट प्लेस बट एक्सक्लूडेड द फर्स्ट प्लेस. तो इसका मतलब जब आपने 75 माइनस 23 किया, ये 52 आ रहा है. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो 75 है वो 23 से 52 प्लेसेस आगे था, 52 प्लेसेस दूर था. इसमें हमने 75 को इंक्लूड किया हुआ है लेकिन 23 को इंक्लूड नहीं किया हुआ. बट क्योंकि मैंने वर्ड बिटवीन यूज किया था, तो मुझे ना ही 23 को लेना था ना ही 75 को लेना था. तो मैं इसीलिए 75 को भी एक्सक्लूड करना है. आई वुड गिव द आंसर एज 51. इस पॉइंट को बेटे ध्यान से समझो. ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम्स में करते हैं प्राइम प्रेशर में. जब आप दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हो, understand my words clearly, you are including the last place but excluding the first one. तो अगर मैं आपसे पूछता 75 is how many places ahead of 23 या 75 is how many places away from 23, my answer should have been 52. How many numbers between them has to be 51. कंफर्टेबल बेटे? तो इसका एक और आंसर करेंगे. सपोज मैं अब आपसे ये पूछूं, अगर दिया हुआ है there are 33 numbers between 12 and x is greater than 12. Can you get me x now? Basic reasoning कर रहे हैं. My condition is there has 33 numbers between 12 and x is greater than 12. Can you help me find x now? Rajat says 46. Rest all a quick response. Anthony says 47. Chala 46. Samya 47. नहीं बेटे, द राइट आंसर इज 46. गुड अमन, चला एंड रजत. देखो बच्चे, अगर मुझे 33 प्लेसेस बिटवीन लेनी है, लॉजिकली अगर उनके बीच में 33 है तो वो 34 प्लेसेस आगे होगा फ्रॉम 12. तो माय आंसर हैज टू बी 46. गुड शुभांगी. लॉजिक क्लियर बेटे? फिर से समझो. जब मैंने कहा बीच में 33 प्लेसेस लेनी है, तो 12 के बाद 33 स्पेसेस छोड़ के मुझे 34th स्पेस पे जाना है. तो जब मैं कह रहा हूं कि मुझे बीच में एक चाहिए था तो मैं +2 स्पेसेस गया. वहीं जब मुझे बीच में 33 स्पेसेस चाहिए तो आई विल मूव 34 प्लेसेस, सो द रिक्वायर्ड आंसर हैज टू बी 46. Before you start preparing for your puzzles, your alphanumerical series, your coding based questions, प्लीज बच्चे ये बेसिक पॉइंट्स को समझने की आदत डालो. अगर आपके ये वीक है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे व्हेन इट कम्स टू योर पजल्स. ठीक है?
सो रीजनिंग स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिक लैंग्वेज को देखो, whether you are talking about Hindi also, the words would not change much of the difference, so the logical interpretation would remain same. Work on them. Fine. Take another example. जल्दी से आंसर करो मुझे. कुछ इस तरह के अल्फान्यूमेरिकल सीरीज या हम इसे रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, हमारे एग्जाम्स में कॉमनली आती हैं. ठीक है, एक छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है. अब प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में भी आएंगे. हमें कहा हुआ है कि 100 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, आई होप वी अंडरस्टैंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और मैंने 1 से लेके 100 तक असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से लेके राइट तक के नंबर्स लिख दिए. अब बेटे मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए दैट इज 12 places to the right of the number, that is 20 places to the left of the number which is 31st from the right. अब मैंने एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देख बचे. Aman, recalculate your answer once. Okay, Aman, I'll come to the solution. Rest all give me your answer. तुषार 59 नहीं बेटे. चलो मैं एक बार ही समझा रहा हूँ. देखो अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो हमें और कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई. पहले क्वेश्चन में फायदा क्या था कि एक स्टेटमेंट थी, अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हम शायद ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं. अब अगेन देखो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कैसे करना है. एक चीज तो क्लियर है, मुझे 1 से लेके 100 तक लिखना है. अब मुझे कौन सा नंबर चाहिए? द नंबर दैट इज 12 प्लेसेस टू द राइट ऑफ समथिंग. जब तक बेटे मैं ये वाला नंबर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, मैं 12 प्लेसेस राइट पे नहीं जा सकता. तो यहां पे एक कीवर्ड याद रखना, जहां पर ऑफ आता है, it is making the first phrase dependent upon second. I want to move 12 places to the right of something. That something is 20 places to the left of again something else. So what I'll do would be I'll start with this part first. I would go and identify the 31st number from the right. अब 5 मिनट पहले मैंने एक लॉजिक समझाया था. अगर मुझे लास्ट से कुछ बताया हो, एक तरह से राइट का मतलब बेटे लास्ट से 100 से पीछे बैकवर्ड मूव करना है, तो फिर से बेटे पहले लॉजिक कौन सा लगाऊंगा? पीछे से जो 31st नंबर होगा वो कौन सा होगा? 100 minus 31 plus 1. That has to be 17 itself. पहले ये लॉजिक बेटे याद रखेंगे. जब भी हमें पीछे से कुछ कहा हुआ है, फ्रॉम द राइट मींस अब राइट तो मेरा एंड है ना बेटे, दैट वाज माय फिनिशिंग पॉइंट. पीछे से फर्स्ट खुद 100 है, तो पीछे से जो 31st होगा वो 100 minus 31 plus 1 होगा. That has to be 17 itself. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया. अब इस 70 से मुझे 20 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना है. यहां कहीं 70 है, इससे जब मैं 20 प्लेसेस लेफ्ट पे जाऊंगा तो व्हाट आई गेट वुड बी 50, क्योंकि बैकवर्ड मूव करूंगा. 70 से एक पहले 69 होगा, दो पहले 68 होगा, तो 20 पहले हैज टू बी 50. अब मैं इससे क्या मूव करना है? 12 प्लेसेस राइट पे. अब 50 से जब मैं 12 प्लेसेस राइट पे मूव करूंगा तो आइडियली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 62. The expectation level is, your accuracy level is 100%. मेरे पास 20 मिनट्स हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ 25.
Scope of mistake is approximately negligible. I see most of my students getting 100% score in reasoning. Fine. So try to understand the format of doing this question now बेटे. जो अभी तक पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसी को एक क्वेश्चन में बना के डाल दिया. नथिंग वेरी ग्रेट. एवरीबडी प्लीज कंफर्म ये पॉइंट समझ आया. किसी को दोबारा समझना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन अगेन. प्लीज कंफर्म बच्चे. अमन को क्लियर है. रेस्ट ऑल. थोड़ा सा बेटा आई नीड टू गेट मोटिवेटेड बिकॉज आई डेफिनेटली गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज. राइट और रॉन्ग एब्सोल्युटली ओके, बट ट्राई टू पार्टिसिपेट सो दैट आई कुड बी श्योर दैट यू आर देयर. एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं तुषार. डेफिनेटली बेटे तुषार इसमें दो पॉइंट समझाने थे. पहले तो बेटे क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, हाउ शुड आई गो अबाउट रीडिंग दीस क्वेश्चंस. बेटे देख जहां पर भी तुम्हारे पास ऑफ से स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया हो, ठीक है, ये हम ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शंस, इस तरह के चैप्टर्स में भी यूज करते हैं. जहां पर भी बेटे ऑफ से स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया है, मेक श्योर ये जो फर्स्ट फ्रेज है, फर्स्ट फ्रेज 12 प्लेसेस टू द राइट है, ये डिपेंडेंट है सेकंड पे और सेकंड फर्दर डिपेंडेंट है थर्ड पे. तो जहां पे भी ऑफ्स होते हैं पहले हमेशा लास्ट से स्टार्ट करोगे. लास्ट चीज क्या चाहिए, नंबर दैट इज 31st फ्रॉम द राइट. तो थोड़ी देर पहले जैसे कहा था, जब हमें बैक से राइट, यहाँ पे मेरा बेटे एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, पीछे से अगर कोई चीज 31st है तो बेटे वो आगे से कितनी होगी, टोटल माइनस 31 प्लस 1. सो पीछे से जो 31st लेटर होगा, नंबर होगा, वो 70 होगा. ठीक है बच्चा. अब ये 70 से मुझे क्या करना था, 20 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना था. अब लॉजिकली बेटे 70 से जब मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं बैकवर्ड मूव करूंगा. 70 से पीछे की तरफ जा रहा हूं तो बेटे 1 प्लेस पहले 69 है, 2 प्लेस पहले 68 है. ऑब्वियसली ऐसे लिख के नहीं देखना है, जितने प्लेसेस पहले जाना उतने प्लेसेस माइनस कर दिया तो 70 माइनस 20 50 आ गया. अब मुझे क्या करना था, 50 से 20 प्लेसेस राइट पे जाना था. 50 से अगर मैं 12 प्लेसेस राइट की तरफ जाऊंगा तो बेटे मैं 50 यहां पे आएगा, इससे फॉरवर्ड मूव करूंगा तो प्लस 12 कर लूंगा. मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 62. कंफर्टेबल. I hope everybody getting the idea of what we need to prepare. See, I am not saying कि बेटे मैं एक क्लास में आपको सब कुछ सिखा के जाऊंगा, बट यस मुझे अपने बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहे हैं. मुझे ये समझना है कि मैं किस तरह से अगली बारी क्वेश्चंस को ध्यान दूंगा ताकि मैं एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकूं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मत वेस्ट करूं. गुड बेटे, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज. आई एम मूविंग फॉरवर्ड. अब मैंने कुछ अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस उठाए हैं लास्ट जब भी आईपीपीएस क्लरिकल वगैरह के एग्जाम्स हो रहे थे. ठीक है. So I expect you to try these 3 questions because इस तरह से 5 questions का एक सेट बन के आ रहा है, all in pre as well as means. इस तरह का मोस्ट कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन आता है. मैंने भी 3 लिए हैं बेटे, नॉर्मली ये 5 क्वेश्चंस आएंगे. आपको तीनों क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है, and let me know what should be the respective answers to each of these questions. Then explain one by one. I'm giving you 3 minutes. Try all these 3 questions. Peter Chandan sir has shared the YouTube channels link as well as a Telegram link to each of you. मैं फिर रिपीट करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो बेटे जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, एनी गवर्नमेंट जॉब दैट इज कमिंग अप, we definitely would be sharing all the notifications in the Telegram group. Fine. We'll be giving you the patrons, the upcoming batch details and everything on those Telegram groups. Plus what we'll be doing is we'll be giving you regular updates on your GK. तो जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, उन सबका डिटेल हम लोग टेलीग्राम चैनल पे उसको डालते रहते हैं. सो डेफिनेटली इफ यू कैन ज्वाइन दोस ग्रुप्स यू विल बी अपडेटेड ऑन एवरी फ्रंट. सेकेंडली यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं. अगर आपने कुछ वेबिनार्स मिस किए हैं, यू वांट टू अटेंड स्पेसिफिक सेशंस, you can definitely subscribe to the YouTube channel and you can have access to all the webinars that has occurred before also. बहुत सारे कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, you can always go and view them to learn better on certain stuff, right? So definitely make sure that you subscribe to the Telegram channel as well as the YouTube channel.
ठीक है, सर ने लिंक ऑलरेडी शेयर किए हैं, सो यू कैन ऑलवेज जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड गेट योर डिटेल्स. Fine. Plus, sir is already giving you that we have been offering certain offers going on. Chandan sir can share your number also right here. Okay, if you want, you can have a word with him. He probably would give you details of all the upcoming batches, every course structure. कुछ offers चल रही हैं बेटे न्यू ईयर की, तो year end offers हैं, so definitely if you can avail, you can definitely link, go down to that link. You can register there, or you can call Chandan sir. He definitely would be giving you updates on everything. Fine. Okay, coming back to these questions. Expecting an answer to these three questions from your side now. चलो वन बाय वन शुरू करते हैं. आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा सबने. सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटे. जस्ट दी फर्स्ट. Rajat says C11, Aman says C7, sorry, Aman says 11. Chala also says 11, okay. Rest all. Bhaveshri also says 11. Okay, let's cross check. See, what I wanted is how many alphabets according to the dictionary, English dictionary. So we have to consider according to English dictionary are between the elements that is seventh from the left. So let's identify that seventh letter first. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7th. So we need to talk about L and the ninth letter from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अब बेटे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली वो कहता है ए जो कि 1 है और L which is the 12th letter, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? आई गिव यू अनदर चांस. क्या आंसर होना चाहिए? 1 और 12 के बीच में बेटे कितने लेटर्स होंगे, कितने अल्फाबेट्स होंगे? हार्डली 5 minutes बिफोर वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉप पॉइंट. बच्चे 1 और 12 के बीच में कितने अल्फाबेट्स होंगे? Expecting a right answer from one of you because 11 is not the correct answer, Tushar. Good, Bhaveshri. We just discussed it a few minutes before. Try to focus on these things. That is what you're going to lose marks in your examinations also. Understand. I have an experience of teaching in this field from last 17 years. Most of the people, हम लोग यहीं पे बेटे आके गलती करते हैं. We end up feeling like हमारा पेपर अटेम्प्ट अच्छा हुआ, but then we are not selected. Reason we make these smaller mistakes. 1 और 12 के बीच में सिर्फ 10 है. 12 minus 1 जब आप 11 बोलते हो बेटे, you have included L in itself. हमें L को भी इंक्लूड नहीं करना था, so we'll make sure that we'll mark option D, that is 10. तुषार, चला, अमन, आई होप एवरीबॉडी इज गिविंग मी 11 आंसर. पॉइंट समझ आया बेटे दोबारा से? आई होप आपने ए और एल आइडेंटिफाई कर लिया था, बट फिर से हमने वही गलती की. इनके बीच में कितने हैं? अगर मैं पूछता एल इज हाउ मेनी प्लेसेस अहेड अवे फ्रॉम ए, आई वुड से इट वुड हैव बीन 11, बट उनके बीच में डेफिनेटली सिर्फ 10 है. गुड बच्चे, ठीक है. कीप रिस्पॉन्डिंग बेटे, दैट इज द वे यू लर्न. गलत सही नहीं कोई प्रॉब्लम. I'll be more than happy in answering each of your queries. So even galat bhi hai, let's give the right answer so that we can learn. But notice this mistake very clearly. Fine. चलो second question सभी try करेंगे. एक बारी ध्यान से दोबारा से 30 seconds लेके पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. I'm giving you a pause for 10-15 seconds. सोचो, फिर मैं फाइनल आंसर बताऊंगा. अभी मेरे पास दो तरह के आंसर आए हैं.
Aman says 1, Chala says 3, Rajat says 2, Anthony says 4. So I've got almost all the answers by now. I give you another 20 seconds, Bete. Read the statements very carefully and then come with the answer. You can allocate 40 seconds in the final exams also. So हमें average 40 seconds देने इन questions को and then हमें answer करना है. So let's not rush in that way. Take another 20 seconds and reread the statements. अच्छा पहले ये बताओ ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? What should be the order? Whether it should be like number, consonant, number, or whether it is like consonant, number, consonant, or it is like consonant, consonant, number. चाहता क्या है क्वेश्चन? कहना क्या चाहता है? हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए? N here is for me a number and C here stands for a consonant. So can you tell me what is he expecting? Aman says CCN. Rest all? Yes. So अमन तुषार को इतना क्लियर है कि हमें चाहिए क्या? CCN, a consonant that is preceded by a consonant. तो consonant से पहले मुझे क्या चाहिए? Consonant and should be followed by a number. तो हमें consonants चाहिए, vowels नहीं लेने हैं, सिर्फ consonants लेने हैं. तो अब आइडेंटिफाई ध्यान से दोबारा करो, consonant consonant number कितनी बारी आया? Everybody would retry. सामने दिख रहा है अब. आपको देखना है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर कितनी बारी आ रहे हैं. जल्दी से दोबारा से सभी आंसर टाइप करेंगे अपना. तुषार सेज 2. रेस्ट ऑल? गुड अमन. तो अगर हम ध्यान से करें तो बच्चे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ना. और कहीं नहीं है. कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर, यहाँ पे देखो बेटे दो कॉन्सोनेंट्स के बाद नंबर है, यहाँ तो एक ही कॉन्सोनेंट है. नंबर तो फिर सीधा यहीं जाके आता है, ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर है. बट ये तो वाउल्स हैं तो ये काउंट नहीं होंगे. यहाँ पे नंबर से पहले एक ही कॉन्सोनेंट था, यहाँ नंबर से पहले नंबर है, यहाँ नंबर से पहले वाउल है. कंफर्टेबल बच्चे? और अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत एग्जाम्स देखे तो आपको पता है यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट लाइक 5 क्वेश्चन लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन. Basic understanding of word, but they expect you to be very careful with your reading. So develop that reading habit. Fine. एक और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से. Rajat says A, Tushar says B, Soumya says A. चलो, before you give me the answer, tell me what does it wants? Vowel, consonant और number. V, N, C में arrangement क्या है? पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, what does the question wanted to say? Whether it is like V and C or C and V. Aman says V and C. बेटे numbers that precedes a vowel, इसका मतलब क्या है? Number should precede a vowel. It is not a number should follow a vowel. बेटे by word नहीं है. Most of your interpreting not right. It is a number should precede a vowel and follow a consonant. इस बारी बाय नहीं लगा हुआ बच्चे, तो सबने गलत इंटरप्रेट किया. प्लीज फिर से बात को समझो. इट इज अ नंबर दैट फॉलोज अ कॉन्सोनेंट. लास्ट में जो लिखा हुआ है नंबर फॉलोज अ कॉन्सोनेंट है, फॉलोड बाय नहीं है. तो नंबर ने कॉन्सोनेंट के बाद आना है, बट प्रीसीड अ वाउल मींस नंबर ने वाउल से पहले आना है.
तो what we are looking forward is for C and V. Everybody please identify this first. देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बाय लगाया था, यहाँ पे मैंने बाय नहीं लगाया है. वो पेपर में भी ऐसा ही करते हैं बच्चे, किसी क्वेश्चन में है किसी में नहीं है. यहाँ पे द नंबर शुड प्रीसीड अ वाउल. सो इफ आई एम प्रीसीडिंग, मैं पहले हूं, ठीक है, तो नंबर वाउल से पहले होना चाहिए, लेकिन शुड फॉलो अ कॉन्सोनेंट, उसको कॉन्सोनेंट के बाद आना है. तो व्हाट आई विल हैव टू लुक फॉर इज अ कॉन्सोनेंट, अ नाउन एंड अ वाउल. बेटे वो यहाँ पे आ रहा है, एक तो अ कॉन्सोनेंट, अ नंबर एंड अ वाउल. और कहीं पे बेटे कॉन्सोनेंट, नंबर और वाउल नहीं दिख रहा है. देखो जहां पर भी नंबर्स हैं उससे पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाउल नहीं है. दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन ऑप्शन. गुड एंटनी. एवरीबॉडी बेटे, just wanted to give you an introduction of what kind of reasoning what we are preparing for. अगर आप लोगों में से किसी को puzzles के ऊपर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो we will be coming up a webinar next Saturday for puzzles also. So you're more than welcome. Again same time 5 o'clock. I'll be taking a webinar on puzzles also. So I would not be discussing puzzles right now. So you can come down for puzzles next Saturday same time 5 o'clock. Fine. And we'll be coming up a webinar on SSC on coming Tuesday at 3 o'clock. So if you feel like you want to target SSC, CGL, CHSL and other examinations apart from banking, we'll be having a webinar for the same on coming Tuesday at 3 o'clock. Fine. And if you need more details, again, you can log into karlauncher.com/banking. You can call Chandan sir. You can definitely follow up on Telegram group. You'll have more details over there also. Fine. I hope ये question सबको समझ आया. Everybody comfortable and clear and with me? थोड़ा सा response दो बेटे so that we can move to quantitative ability now. Good. चल. So I would definitely love to talk something about quants also. That was what I wanted to talk about reasoning. Again, they are definitely. Beta Anthony, you can always put in the chat box, in the comment chat box. बेटे full topics for banking exam and SSC बेटे मैंने आपको थोड़ा सा introduction तो देखो मैंने अभी reasoning का दिया है. Fine. Tushar, so sorry bete, but you can definitely have these webinars recorded on YouTube also, so you can talk to Chandan sir, okay? And definitely probably would be able to help you with the more webinars and the YouTube channel link so that you can view those webinars again. Fine. Anthony का बेटे था full topics of banking and SSC. बच्चे अभी के लिए मैं आपको रीजनिंग और रीजनिंग का ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, मैं फिर से आपको एक व्यू दे रहा हूँ. बच्चे ये पीओ मेंस के हैं, so you can take a screenshot if you want to. तुषार, oh sorry, Anthony was the one who was asking me. ठीक है? So बेटे these are the topics that probably you need to prepare for your PO mains. Almost the same topics would go for your pre also, for your clerical also. ठीक है? तो मेजरली मेरा पजल्स रहेंगी. इसमें बेटे काफी तरह की पजल्स है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट है. उसमें इनसाइड आउटसाइड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे पास डाटा अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डायरेक्शन बेस्ड पजल्स भी होती हैं. सो बहुत तरह की पजल्स हैं. फिर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग आता है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, इनपुट आउटपुट है. ठीक है? सो यू कैन ऑलवेज गो टू द डिस्क्रिप्टिव चैनल और सॉरी द karlaunchers.com बैंकिंग, वहां पे भी सारी डिटेल्स पता है, पढ़ी. ठीक है? अच्छा, सिमिलरली बेटे मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी का थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देने लगा हूं. देखो बेटे अगर मैं कॉन्ट्स की बात करता हूं, फाइन. अब बेटे कॉन्ट्स के केस में देखो मेरा जो प्री है, एसबीआई क्लरिकल का प्री, उसमें बेटे जो मेजर क्वेश्चंस रहेंगे, अब ये मैं प्री की बोलूं चाहे मेंस बोलूं चाहे क्लरिकल बोलूं, सी द डिफिकल्टी लेवल वुड चेंज बट आई वुड से द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर वुड नॉट चेंज मच. अभी मैं सारे दिखाने लगा हूं. सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो अर्थमेटिक पे ही रहता है. मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक ऑलमोस्ट बेटे वुड गोना कंट्रीब्यूट 35 में से 20 to 25 क्वेश्चंस. देखो पीओ में भी ऑलमोस्ट यही हो रहा है. मेरे पास अर्थमेटिक के 3 या 4 कम हो गए, डीआई के बढ़ गए, बट मोर और लेस दीस टू सेक्शंस इज गोना कंट्रीब्यूट लाइक 20 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35, मोस्ट ऑफ द टाइम 23-24 क्वेश्चंस. व्हाट डज दैट मींस? जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है जो आप अरिथमेटिक में पढ़ते हो. व्हेन आई से अरिथमेटिक, दैट इंक्लूड्स माय रेशियोस, दैट इंक्लूड्स माय एवरेजेस,
My percentage and its application, which include interest calculation, simple interest, compound interest, profit loss and discount, mixtures, time, speed, distance and work. I would say मेरा जो majority paper है वो इसी chapters में से आता है, majority. Fine. आपको ऑलमोस्ट सबसे पहले जो ये करना है स्ट्रॉन्ग, वो ये वाले बेसिक चैप्टर्स करने हैं. एंड आई वुड से a bit of mensuration here. That is what is required. अगर मेरे ये बेसिक चैप्टर्स अच्छे हो जाए, मेरे को इनके शॉर्टकट्स क्लियर है, मुझे इनकी ट्रिक्स क्लियर है कि कहाँ पे किसको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, definitely my arithmetic, my quantitative ability becomes little more easier. So please try to focus on them. And when focusing on it, again, I keep insisting your tricks is very important. Please come out of that school pattern. हम स्कूल में स्टेप्स के नंबर लेते थे. Every step has to be written like that. But yes, here we have to avoid 80% of the step and have to reduce my question to a two-liner question. तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अपनी बेसिक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स को याद करना स्टार्ट करो. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद हो कि 37.5% क्या है, अब 14.28% क्या है. अगर आपको 3/7 निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हो, आपको 2/11 निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हो. वो आपकी माइंड कैलकुलेशंस होनी चाहिए. दैट शुड टेक मैक्सिमम ऑफ 2 seconds टू कैलकुलेट. आई शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे किन किन एरियाज को याद करना है, उसको पहले याद करो बेटे. डेफिनेटली अगर आप वो याद करते हो तो ये जो आपके अप्रोक्सीमेशन और यहाँ पे आपके जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये स्ट्रांग हो जाएंगे. सो अगर मैंने अपनी बेसिक कैलकुलेशंस कर ली और ये बेसिक चैप्टर्स कर लिए तो मेरे पेपर का 80-85% तो क्वांटिटेबिलिटी वैसे ही प्रिपेयर हो गया. उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं. बेसिक क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे डिफाइन करते हैं, सम और प्रोडक्ट के ऊपर कैसे साइन चेंज होते हैं उसके ऊपर है. वुड नॉट टेक मच ऑफ टाइम. ये एक स्कोरिंग पोर्शन माना जाता है पेपर का बिकॉज कम एफर्ट्स के साथ में अपने 4 या 5 क्वेश्चन निकाल पाता हूँ. नंबर सीरीज आज की डेट में जो आ रही है वो थोड़ी टफ आ रही है. आई वुड नॉट बैंक अ लॉट ऑन नंबर सीरीज, बट यस ऐसा होता है ज्यादातर कि मेरे पास अगर 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं तो बीच में से 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले हैं, वो हम कर लेते हैं. अगर कोई एक दो टिपिकल सीरीज आ रही है so you can avoid them if you have got yourself strong with arithmetic, data interpretation and your calculation part. Comfortable? So अगर मैं अपने मेंस का स्ट्रक्चर भी देखूं तो बहुत ज्यादा देखो फर्क नहीं पड़ने वाला है. थिंग्स वुड रिमेन सेम. डाटा सफिशिएंसी कुछ नहीं है. जो आपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन सीखे होते हैं वही डीएस की फॉर्मेट में होते हैं और वही बेटे डाटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्मेट में है. So practically what we have to start with is making our arithmetic very strong. So give all your efforts when you're taking your quantitability on your arithmetic calculations. Identify the types of question. Put separate copies, make keynotes. Identify all topics very clearly. Fine? हो सके तो बेटे प्लीज मैं फिर बोलूंगा प्रॉपर किसी को फॉलो करो, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स समझने की कोशिश करो. 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ट्रिक्स लगती हैं जिनको हम बहुत इजी बना सकते हैं. इट इज ओनली दैट यू हैव टू गो एंड लर्न दोस ट्रिक्स. फाइन. अप्रोक्सीमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हर स्टेज पे, प्री और मेंस में. सो प्लीज अपने टेबल्स याद करो विद मिनिमम ऑफ टिल 20, ऑल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स प्रेफरेबल टिल 30 बट मिनिमम टिल 1/20, all squares and cubes, squares at least till 32, cubes at least till 15. A bare minimum stuff that I expect everybody to remember very clearly. Definitely हम वैदिक मैथ्स की क्लासेस में आपको और समझाएंगे कि इसको और कैसे फर्दर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स को कैसे निकाला जा सकता है. परसेंटेजेस की क्लास में will definitely tell you the usage of fraction equivalents, but this is something that you have to begin with. Fine? And then the short tricks and the tricks, the shortcuts. Fine? ठीक है, ये मेंस का स्ट्रक्चर है. चलो कुछ अगर लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है तो मैं 3-4 एग्जांपल्स देके आपको ये समझाने वाला हूं. एक सेकंड, सॉरी. एंटनी डेफिनेटली बेटे आई हैव नॉट सर्च्ड अ लॉट ऑन दिस. अप्रेंटिस का जो एग्जाम होता है बच्चे डेफिनेटली होता तो स्ट्रक्चर वही है. व्हाट आई टोल्ड वाज आई हैव नॉट
clearly get down to the description of what the post was all about. ठीक है, पेपर का स्ट्रक्चर would almost be the same as your examination for clerical and pre is concerned, means sorry PO is concerned. ठीक है, but definitely in the next webinar I'll come with the details of this post. I know they have already released the post for apprentices and SPI. I was not 100% clear of what exactly the difference in the job would be. I think would be a permanent job, but still I definitely would come with more details in the next webinar. Fine, bete? Chalo. Okay. I would not take much of your time. Would like to wind up in next 5-10 minutes because I understand the session had to end at 6:30. Definitely, bete, we will keep a separate class for Vedic maths. Tushar, if you are a student, as a student, definitely, bete, we have a complete schedule. जो CL में schedule है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, तो बेटे हमने स्केड्यूल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. हमारे पास ऑलमोस्ट 65 क्लासेस का, दैट मींस 130 आवर्स का एक स्केड्यूल है, which we call as a basic schedule for a comprehensive preparation for all government jobs. अब बहुत सारे बच्चे बड़ी तरह की जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं. आज की डेट में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास कुछ स्टेट एग्जाम्स भी आ रहे हैं. I personally would always ask students to prepare for these examinations because यहाँ पर number of appearance और competition कम है and the number of vacancies coming up for state exams is huge. अब जब हम state exams की भी बात करते हैं, so think my preparation level is almost same what we expect to happen in my central government exams. So अगर मैं banking, insurance और SSC के लिए prepare कर रहा हूँ, तो मैं state के लिए भी prepare कर रहा हूँ. ठीक है? So हमारा जो ये 65-130 hours का एक basic schedule है, that would cover every examination from 3 point of view. So you practically be prepared for your SSC also, for your banking also, insurance also. Even if somebody has to prepare for defense, NT या FCAT या CDS का पेपर देना है, आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आ रहा है, विल बी प्रिपेयरिंग यू इन कॉमन फॉर ऑल दीज फर्स्ट. ऐसा बेटा बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है. तो 65 लेक्चर्स में व्हाट विल डू इज, ठीक है, विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एग्जामिनेशंस, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम. देन we'll have a workshop schedule separately for other examinations. So let's say अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं तो 20 क्लासेस का 40 आवर्स का एक सेपरेट स्केड्यूल है, which would be talking about specifically the topics that are included only in banking but practically are not included in SSC and other examinations. Similarly बेटे SSC workshops का अपना एक schedule चलेगा 40 hours का, जिसमें 40 hours जर्नल है प्लस another 20 hours for static GK दिया जाएगा. जर्नल अवेयरनेस का अलग से कुछ करवाया जाता है. ठीक है, एब्सोल्युटली आसान है, यू कैन डू दैट. बेटे इसी तरह से अगर हम आरआरबी का पेपर आएगा तो विल बी गिविंग अ सेपरेट वर्कशॉप शेड्यूल फॉर देम आल्सो. सो व्हाट विल प्लान, वी हैव प्लान्ड इन अ वे इज विद ऑल द बैचेस दैट वी कम अप विद, आपका जितना भी कहीं कोई रिवीजन क्लासेस की जरूरत है, कुछ डाउट सॉल्विंग है, डेफिनेटली वुड गो हैंड इन हैंड. वी आर नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. आपके हर शेड्यूल के साथ डाउट सॉल्विंग है, बट अदरवाइज जितनी भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर प्रॉपर मॉड्यूल्स बने हुए हैं. सो अगर आप वैदिक मैथ्स की बात करो तो ऑब्वियस उसका भी मॉड्यूल है, परसेंटेजेस का अपना मॉड्यूल है, इंग्लिश की अपनी 15-16 क्लासेस का मॉड्यूल है. देन बैंकिंग और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट उनका अलग से मॉड्यूल होगा बच्चे. सो व्हेन यू आर जॉइनिंग सीएल, डेफिनेटली तुषार एंड एवरीबॉडी, our expectation is we have to give you 100% for all the examinations that you're coming up with. Even at times you want some special help for your state examinations, we'll be more than happy to help you on that also. Because I personally belongs to Punjab, so if any notification from Punjab comes or UP comes, because some of faculties are from UP, so we definitely would be giving you some extra workshop on those classes also. So more than welcome. We are there for you. So let us know, we'll arrange class for you guys. Fine? चलो, jumping back to quantitative ability because I want to wind up, I just wanted to discuss some very few concepts कि अगर आप quant को prepare कर रहे हो, सिर्फ शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस का मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, किस तरह से कहाँ assumption लेना है, स्टार्ट कैसे देना चाहिए. मैं 2-3 एग्जांपल से वो पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, so that you can get a feel
कि हाँ यार दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट वी प्रोबेबली वाज लैकिंग एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। कैन यू गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? एवरीबडी, आई वांट यू टू डेवलप एन अप्रोच कि अगर मैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करता हूं तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? हाउ कुड आई मेक दिस क्वेश्चन लुक लिटिल मोर इजियर? Ram, I would again expect you to answer in the comment chat box. Others have a feel कि आपका आंसर क्या है? Retry your answer, otherwise the answer is not right, bete. And if possibly, put your answer in the comment chat box. अब ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि मेरे पास बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन को 40 सेकंड्स या 50 सेकंड्स में सॉल्व करना है, दैट टू विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट। Arup also says 10. Okay, Arup, the answer is not right, bete. Retry. Tushar, close but not correct. अच्छा देखो, अगर अब अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, एक दो चीजें सजेस्ट करूंगा जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, फ्रैक्शन इक्विवेलेंस। बच्चे, इफ यू कैन रिमेंबर दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंस जहां पर डेसिमल में परसेंटेजेस हैं, अगर मुझे ये याद हो तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। 37.5 if you can remember was 3 by 8 and 33.3 is 1/3. गुड अरू। अब बच्चे, अगर मुझे इस क्वेश्चन को बहुत इजी बनाना है, अपनी कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, क्योंकि सुमित ने अपनी सैलरी का 3/3 अपनी वाइफ को देना है और वाइफ आगे कुछ स्पेंड कर रही है। सो अगर मुझे क्वेश्चन को इजी बनाना है, गुड भवेश्वरी, व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम द सैलरी टू बी 800 रादर देन एज 100 और x। मुझे मतलब किससे? सिर्फ परसेंटेज से। सो मैं अगर उसकी सैलरी को कुछ भी एज्यूम कर लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चे मैंने सैलरी को क्या मान लिया? 800। मतलब उसने वाइफ को कितना दिया? इसका 3/8, दैट इज 300। मेरी कैलकुलेशन इस तरह से इजी हो जाती हैं, मुझे कोई भी फ्रैक्शन नहीं निकालनी पड़ती है, डेसिमल्स अवॉइड हो जाएंगे। तो मैंने अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए उसकी सैलरी 800 मान ली, उसमें से वाइफ को जो मिला दैट हैज टू बी 3/8, दैट इज 300। अब वाइफ ने इसमें से 1/3 100 स्पेंड कर दिया, तो वुड बी लेफ्ट विथ 200। इस 200 का 40% स्पेंड करेंगे, तो बेटे 200 का 40% अगर मैं निकालूं तो वो 80 स्पेंड कर देगी। 200 का 40% 80 स्पेंड हो गया, तो व्हाट शी इज सेविंग एट द एंड इज ओनली 120। सो व्हाट आई वांटेड इज 120 एज अ परसेंटेज ऑफ 800 would turn out to be 15%। देखो बेटे, अगर आप अपने एग्जाम्स में बैठे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल व्हिच वाज नॉट एक्चुअली टफ, हार्ड आई वुड हैव अप्रोच्ड इन द राइट सेंस। तो अगर मुझे पहले तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट याद था और मैं उसका एक राइट assumption लेता हूं, तो ध्यान से देखो बच्चा, मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। दैट इज व्हाट व्हेन यू वर्किंग फॉर योर क्वांटिटेबिलिटी हैज टू वर्क ऑन। अप्रोच टू द प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट।
शॉर्ट ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैंने कुछ नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एक अप्रोच समझाया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बट ये तभी अप्रोच कर पाओगे अगर आपके ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स क्लियर है। आई होप सबको समझ आया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, क्लियर है बेटे? गुड, चलो ट्राई अनदर वन। नथिंग वेरी टफ, अगेन एक बेसिक से कंपाउंड टेस्ट की कैलकुलेशन है। बहुत लोगों को लगता है यार कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। प्रैक्टिकली नहीं होते हैं अगर मैं उनकी अप्रोच अच्छी रखूं। सो किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए वो आपको देखना है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई पिक्ड फ्रॉम बैंकिंग एग्जामिनेशन। बैंक क्लरिकल के मेंस में था ये सेम क्वेश्चन इन 2018। In our classes, we'll always keep giving you different examples from the previous year papers. We keep updating our books, our worksheets, our mocks, and we'll keep putting up questions from the previous year papers. Fine. So आपको previous year paper करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, because we are already updating your material on the basis of that. So this is a question from clerical pre 2018 exam. Anybody who can give me the answer? Anthony says 30,000. Okay. Rest all? Good, Arup. The right answer is 28,800. तुषार नहीं बचे. See, what could be the right approach of targeting such questions again? Again, compound test बहुत एक अपने आप में important topic है और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा doubt रहता है इस topic के साथ। इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है? Again बेटे, हर chapter के लिए कुछ approach है, कुछ scientific तरीका है, कुछ logical way है उसको करने का। अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है बेटे? देखो 8.33 I know is 1/12। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/12 है। व्हाट डज दैट मीन्स? अगर मेरा प्रिंसिपल 12 होगा तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 रुपी लगेगा और मेरा फाइनल अमाउंट 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक साल की बात करूं तो पर एनम में क्या होगा? अगर मेरा प्रिंसिपल पी जो 12 है उसका 1/12 मेरा इंटरेस्ट 1 होगा और अमाउंट 13 होगा। अब क्योंकि बच्चे हम लोग 2 इयर्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट आई प्रेफर वुड बी assuming the principal as 12 square. So if I'll assume the principal as 144, amount would become +1 +1, 169. That's a simple approach that we have to follow in such questions. क्योंकि मेरा रेट 1/12 था तो अगर मैं 2 इयर्स की बात कर रहा हूं तो मैं प्रिंसिपल को 12 into 12 144 मान लूंगा। अमाउंट 1/12 of 12 plus 1/12 of 1 13 into 13 169 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है 25x दैट वाज माय इंटरेस्ट और ये 25x बेटे क्वेश्चन में 5000 दिया हुआ है तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस x हैज टू बी 200। सो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वुड बी 144 into 200 would turn out to be 28,800। कंफर्टेबल बच्चे? सो अगर आपको ये टेक्निक्स नहीं आती हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, अगेन बेटे वी कैन अंडरस्टैंड द chances of clearing the examination is becoming remote. So what we require is to learn these techniques very critically, understand it, then definitely practice in our online accounts from our books and apply it and understand that yes, I'm 100% sure next time if a question like that would occur to me,
should not take more than 15 seconds, 20 seconds, at the most 40 seconds. Comfortable with the approach बच्चे? सबको देखो एक्सप्लेनेशन समझ आया? मैं एक और लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद बस, ठीक है? Then definitely we would be expecting you to attend more webinars, more classes, and definitely I'll be expecting you to come and meet me again in the next classes. ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर बचा? Can you please confirm? Anybody who want me to बेटे do it again? अच्छा बेटे, चंदन सर has given you a kind of a aspiration account की यहाँ बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर से बताऊंगा. हमारे एस्पिरेशन अकाउंट में बच्चे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, मॉक्स अवेलेबल हैं, सारे एग्जाम्स के पैटर्न्स दिए हुए हैं. तो आप एक फ्री अकाउंट जाके बना सकते हो. सर ने एक साइट का आपको एड्रेस दिया है www.aspiration.ai. अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पे जाके एक फ्री अकाउंट बना सकते हो. आप वहां पे एक मॉक टूर ले सकते हो. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से हमारे टेस्ट पढ़े हैं, हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे हम लोग मॉक्स दे सकते हैं. एंड डेफिनेटली बेटे आप वहां जाके फिर रजिस्टर कर सकते हो वेबिनार पे, सो दैट अगले जितने भी वेबिनार्स और क्लासेस आ रही हैं, यू विल बी गेटिंग अ लिंक टू इट एंड यू कैन कीप अटेंडिंग दोस सेशंस फॉर योर लर्निंग. फाइन. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. I'll be winding up the class after this. Just give me a quick reply to this question now. Almost on the same concept what we did in the last question. ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में किया है उसी को दोबारा अप्लाई करवा रहा हूं टू रिकन्फर्म कि आपको कंसेप्ट समझ आया. Okay, bete, anybody who can give me answer? Bhavya, Chala, Arup, Rajat, Subhangi, Aman. We just did a small concept, the same, almost the same. चलो, जस्ट टू वाइंड अप बेटे मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो इसको किस तरह से करना है. 11.11 is 1 by 9. Because we are talking about 3 years, so what I'll do would be I'll assume the principal as 9 cube. क्योंकि मुझे 1/9 इंटरेस्ट लेना है, तो अगर प्रिंसिपल बेटे 9 मान रहा हूं तो the final amount would be 10 after adding the interest. So for 3 years, if the principal was 729x, my final amount would be 1000x. This was again from one of the actual papers, a question from mains examination of PO this time. अभी बेटे 1000x की जो वैल्यू दी हुई थी वो 1 लाख है. What is the final amount required was 1 lakh. So अगर 1000x 1 lakh है बेटे तो 729x has to be 72,900. ठीक है बच्चे. So अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल लगता है तो ऐसे और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए समझनी है और पेपर में अप्लाई करनी है, so that you get a comfortable score in a final exam. So that was all that I wanted to discuss today. बच्चे, any query from your side that you want me to address to? A wonderful offer that Chandan sir has shared with you. Even I was not aware of the course fee like that. So if it is so reasonable by now, bache, so definitely you can go and take this as a benefit, because this is something which is normally available in more than 7,000-8,000. So a very huge discount probably going on right at this moment. So you can definitely have a look at this, and you can again call Chandan sir if you want to. He has already shared his number. Okay. You can have the details for the program from him, and hope to see you guys in the further classes, in the webinars. Fine. Thank you so much, everybody. I'm going to log it off now, because I hope I made my points clear, and thanks a lot to each of you. Thank you, Aman.
Thank you, Rajat. Thank you, everybody. Thanks a lot. It was wonderful talking to each of you. Okay. So Chandan sir has shared his number also again. You can definitely get in contact with him for any other details and further tests. Thank you so much, everybody. Shubhangi, Bhavya, Shri, Anthony, Ram, everybody. Thanks a lot, guys.